हम लोग चर्चा कर रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण एवं नामकरण पर। इस क्रम में पिछले दिन की चर्चा हम लोगों की समाप्त हुई थी कीटोन। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण कैसे होगा, सामान्य नाम, साधारण नाम या IUPAC नाम, दोनों तरह के नाम हम लोगों ने देखा था। आज बारी है कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता कैसे है। आपको मैंने कई बार कहा कि अल्केन एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक का मूल है। एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को, यह ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये चेन, ये श्रृंखला सीधी हो सकती है एक सीध में, या इसमें से शाखाएं ऊपर नीचे दाएं बाएं निकली हो सकती हैं। इसको आप अपनी किताब में देखेंगे, पलटेंगे तो कुछ श्रृंखलाएं सीधी दिख रहे हैं, कुछ में शाखाएं दिख रहे होंगे। तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या ब्रांच चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, क्या ठीक है ना, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन, दोनों क्या है, ओपन चेन, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, चाहे सीधी श्रृंखला में हो अथवा शाखा श्रृंखला में हो, इनको हम लोग कहते हैं एलिफेटिक यौगिक। तो एलिफेटिक यौगिक का मूल है अल्केन, कार्बनिक वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसको आप हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, हमने भी इस पाठ में कई बार इसकी चर्चा की है। N क्या है, वो कार्बन परमाणुओं की संख्या। जैसे N का मान 1 हो तो ये इस अल्केन क्या हो जाएगा, C1 नहीं लिखते हैं, और ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 1 2 और 2 4, यानी 1 होगा तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या हो जाएगा। अगर N का मान 1 हो तो CH4, इसको कहते हैं मीथेन। N का मान 2 हो तो क्या हो जाएगा C2H6, जिसको आप इथेन कहते हैं। ये आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह पर COOH समूह, ठीक है ना, आके जुड़ जाए, तो इसके फलस्वरूप जो यौगिक प्राप्त होगा, ठीक है ना, अल्केन से हाइड्रोजन निकला तो क्या बनता है, अल्काइल, जिसको हम लोग R के द्वारा सूचित करते हैं। तो R के साथ COOH आके जुड़ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जाहिर है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होगा COOH। क्रियाशील मूलक क्या होता है, अल्केन से हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो नया परमाणु या परमाणु समूह जुड़े, उसी को ना कहते हैं क्रियाशील मूलक, फंक्शनल ग्रुप। तो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा COOH। COO नहीं पढ़ते हैं, COOH। मैंने एक दिन और कहा था कि अगर कोई अक्षर या अंक बीच में हो, किनारे नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर या अंक जब किनारे नहीं होगा, बीच में होगा, तो उसको हम लोग अलग अलग उच्चारण करते हैं। जैसे क्या है OO। वैसे ही अगर कहीं पर आपको ये दिखे तो इसको आप क्या कहेंगे, 422 422 नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये ऐसे हो तब कहेंगे इसको 4422149। और ये अंत में ऐसे हो तो क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं आप 4422149। लेकिन यही अगर बीच में अक्षर या अंक है तो इसको हम लोग अलग अलग बोलते हैं। अक्षर तो 2 से ज़्यादा हो नहीं सकता, अंक जरूर होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, COOH। इसका क्रियाशील मूलक हो गया। जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र हो गया RCOOH, जहां पर R क्या है, R हाइड्रोजन भी हो सकता है।
हमने कहा था कि एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसमें क्या है, इसमें R अल्काइल मूलक या फिनाइल मूलक तो होता ही है, जैसा कि बाकी कार्बनिक यौगिकों में होता है। इसमें R हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो R क्या है, हाइड्रोजन, अल्काइल मूलक या फिनाइल मूलक। C6H5 बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु के निकलने के फलस्वरूप जो मूलक प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं फिनाइल मूलक। तो ये आपका हो गया। अब नामकरण की बात, साधारण नाम, तो इसको हम मिटाएंगे ऊपर वाला, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बाबू, एक मिनट, यहां अल्काइल होना चाहिए, अल्काल हो गया है, इसको ठीक कर लीजिए। अब देख लीजिए, वहां अल्काइल की जगह पर अल्काल हो गया था। वैसे आप इतनी बार सुने हैं कि आपको लगेगा कि मिस ऑफ चौक है, तो अब हम इसको मिटा रहे हैं ताकि नामकरण जो है इसको हम लोग उदाहरण के साथ समझें, बता दें हम, अब अच्छे ढंग से समझ पाइएगा। मिटा दे, रोक दीजिए। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण नाम, तो आपको हमने कहा था कि एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमाइड, इन सब के एक या दो कार्बन के जो यौगिक हैं उनके नाम का तरीका थोड़ा अलग है। कौन कौन? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमाइड। एक कार्बन के इन यौगिकों का नाम शुरू होता है फॉर्म से, FORM, और दो कार्बन के कार्बनिक यौगिकों का नाम शुरू होता है एसिड से। किनका किनका? एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का या एमाइड का। तो एक पर फॉर्म से और दो पर एसिड से। तो क्या होगा बाबू? अब इसके बाद फॉर्म क्या बताता है? एक कार्बन का यौगिक, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमाइड, ये तय होगा उसके क्रियाशील मूलक के आधार पर। क्रियाशील मूलक है COH, तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो क्या कहेंगे? फॉर्म, उसके आगे जुड़ेगा इक। क्या जुड़ता है? कार्बोक्सिलिक ना, कार्बोक्सिलिक क्या होता है? क्या जुड़ेगा फॉर्म के बाद? इक, और उसके बाद जुड़ जाएगा अम्ल या एसिड। तो देखिए, एक कार्बन का, हमने कहा था ना कि RH भी हो सकता है, यहां पर RH है। तो एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम क्या हो गया? फॉर्म जोड़ IC, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है ना? दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? किससे शुरू होता है? एसिड, और उसके आगे क्या जुड़ा? IC, तो क्या हो गया? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। अब दो से जब अधिक होगा तब क्या होता है? हम लोग याद करते हैं उस कार्बन के संगत अल्केन का नाम। जैसे एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल, ने दो से अधिक की बात कर रहे हैं, तीन का होगा तो क्या का नाम होगा अल्केन का? प्रोपेन। तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो उसके संगत अल्केन का नाम क्या होगा? तीन कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होगा? प्रोपेन। तो दो कार्बन से अधिक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक यौगिक का नामकरण कैसे होता है? देखिए, अल्केन के नाम में से क्या लिखा हुआ है यहां पर? दो से अधिक कार्बन वाले
कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण करने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के संगत अल्केन के नाम से ई हटाकर उसके स्थान पर क्या जोड़ते हैं? आयोनिक। क्या जोड़ते हैं? आयोनिक। और उसके बाद कह देते हैं अम्ल या एसिड। तो देखिए ये कितने कार्बन का है? 2 और 1 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 COOH। कितने कार्बन देखिए यहां तो स्पष्ट है 1 2 3। तो 3 कार्बन का उनको क्या कहते हैं? प्रोप। तो क्या होगा? अल्केन का ई हटा, प्रोपेन का ई हटा, बच गया प्रोप। और क्या जुटा? आयोनिक। तो क्या हो गया देखिए? प्रोपायोनिक। प्रोपायोनिक। कहीं कहीं इसको प्रोपियोनिक भी लिखा गया होगा, ठीक है ना? पौन हर्षविकार देके प्रोपायोनिक या प्रोपियोनिक, ठीक है ना? बल्कि यही ज्यादा चलता है। तो प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है ना? प्रोपियोनिक एसिड ये हो गया साधारण नाम। IUPAC नाम ये थोड़ा आसान है साधारण नाम से। केवल देखेंगे कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। IUPAC नाम की बात कर रहे हैं, कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब है। इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, उकताइएगा मत। कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है? पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों है? क्योंकि इसका क्रियाशील मूलक है COOH। क्या है क्रियाशील मूलक? COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कितने कार्बन का? 1 कार्बन का। तो IUPAC नाम के लिए क्या होगा? जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा उतने कार्बन के अल्केन का नाम याद करेंगे और उसके बाद उसमें से क्या करेंगे? अल्केन में से ई हटा देंगे और उसकी जगह पर क्या जोड़ देंगे? उसकी जगह पर क्या जोड़ देंगे? देखिए OIC। जैसे प्रोपेन के नाम में से ई हटा क्या जुट गया? OIC। तो क्या हो गया? ये प्रोपेनोइक एसिड। तो चलिए उदाहरण देखिए, कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल? 1 का। तो क्या हो गया? 1 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं? मीथेन। ये अल्केन नहीं है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्यों कार्बोक्सिलिक अम्ल है? क्योंकि इसका क्रियाशील मूलक COOH है। यह अल्केन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 नहीं है। तो देखिए क्या हो गया? 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका अल्केन क्या होगा? 1 कार्बन का मीथेन। ई हट गया और OIC जुट गया तो क्या हो गया? मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक अम्ल। इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने कार्बन? 1 और 1 2। क्या नाम होगा अल्केन का 2 कार्बन के? इथेन। लेकिन यह अल्केन नहीं है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ई हट जाएगा और OIC जुट जाएगा तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम होगा प्रोपेनोइक। या देख लीजिएगा बाबू, ये प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरह से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। एक बार में मान लीजिए नहीं समझ में आए तो इसको पीछे से 1 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि आगे जो हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलेट आयन, ईस्टर, एमाइड, ये सब इसी पर आधारित हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का है कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि उसी पर आधारित है ईस्टर और एमाइड। तो आज हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन को देख लेते हैं। 1 मिनट। अब बारी है
कार्बोक्सिलेट आयन की। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन बनता कैसे है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला होता है RCOOH। R क्या होगा? हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल मूलक हो सकता है, या फिनाइल मूलक C6H5 हो सकता है। तो ये हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप क्या क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का? COOH। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियाशील मूलक COOH समूह, क्या है? COOH समूह के ऑक्सीजन परमाणु के साथ, किसके साथ? COOH के ऑक्सीजन परमाणु के साथ, क्योंकि इसमें R के साथ भी अल्काइल या फिनाइल मूलक के पास भी हाइड्रोजन है, तो वहां से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, वहां से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। और ये अगर निकलता है तो उसके निकलने से कार्बोक्सिलेट आयन नहीं बनेगा। कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? जो ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। किस ऑक्सीजन परमाणु के साथ? COOH वाले ऑक्सीजन परमाणु के साथ जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, वो हाइड्रोजन परमाणु यदि बाहर निकल जाए, कैसे? परमाणु के रूप में नहीं, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन के रूप में यदि बाहर निकल जाए, तो देखिए RCOH से H निकल गया, कैसे? H+ के रूप में, तो बच क्या गया? RCOO-, क्योंकि अगर H पर आया H+, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन अपने हिस्से के एक इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन के पास छोड़कर चला गया, तो क्या हो गया? इसके ऊपर आ गया H+, और इसके पास ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन के अधिक हो जाने के कारण ये हो गया RCOO-, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल से जब हाइड्रोजन आयन निकला तो बना RCOO-, इसी को कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या कहते हैं इसको? कार्बोक्सिलेट आयन। तो आप देखें क्या होगा? नामकरण बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। केवल आपको कार्बोक्सिलेट आयन के नाम में से याद करेंगे कि इसका पुराना वाला एसिड क्या था, ठीक है ना? तो कार्बोक्सिलेट आयन का संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल से H+ आयन के निकलने के फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन बना है, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम क्या है? और क्या करते हैं? उसके नाम में से E हटा देते हैं और एट जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक था वो पहले, अब हो गया कार्बोक्सिलेट, और अम्ल की जगह पर लिख देते हैं आयन। ये दोनों पद्धतियों में, साधारण पद्धति हो, साधारण प्रणाली हो, साधारण नाम हो या IUPAC नाम हो, दोनों में कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों में क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम में से पहले E हटा के वहाँ एट जोड़ते हैं, ATE, और उसके बाद अम्ल के स्थान पर आयन लिख देते हैं। आइए उदाहरण देखें। HCOOH, क्या देख रहे हैं? HCOOH नाम याद कीजिए, अभी आपने पढ़ा है। साधारण नाम था उसका फार्मिक अम्ल, साधारण नाम था फार्मिक अम्ल, और IUPAC नाम था इसका मीथेनोइक अम्ल। अब देखिए इससे H+ निकल गया, इससे H+ निकल गया तो ये हो गया HCOO-। क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मिक की जगह पर हो गया फॉर्मेट, और अम्ल की जगह पर हो गया आयन, फॉर्मेट आयन। और पहले HCOOH का नाम क्या था अम्ल का? HCOOH का IUPAC नाम क्या था याद कीजिए?
मीथेनोइक अम्ल। क्या नाम था इसका? मीथेनोइक अम्ल। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? एक हट गया, एट जुड़ गया। ठीक है ना? एक हट गया, एट जुड़ गया तो हो गया मीथेनोएट आयन। ठीक है ना? मीथेनोएट आयन। अब इसी तरह से देखिए CH3COOH, याद कीजिए इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल है और IUPAC नाम है इथेनोइक अम्ल। तो ये जब H+ निकलेगा तो क्या हो जाएगा? CH3COO-। क्या नाम था इसका? एसिटिक, तो ये हो गया एसिटेट आयन। और ये क्या था? इथेनोइक, तो क्या हो गया? इथेनोएट आयन। ई खट के ATE जुड़ गया, इथेनोएट आयन। और उसी प्रकार ये हो गया आपका प्रोपियोनेट आयन या प्रोपेनोएट आयन। ई खट गया, उसकी जगह पर 8 जुड़ गया तो ये हो गया प्रोपेनोएट आयन। इस तरह से आप नामकरण कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है ना? अब इसको बढ़िया से कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट आयन को पढ़ लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। अगले दिन हम लोग एस्टर और एमाइड पर चर्चा करेंगे।